चाहता था। अच्छा। मेरा इरादा ये था कि लॉ करेंगे, ठेकेदारी करेंगे और राजनीति करेंगे, शुद्ध राजनीति। हाँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो 96 की बात है, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ रुका हुआ था एक रात। तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अवध कुछ नहीं पढ़ना होता है, और तुम्हारा वैसे भी फर्स्ट डिवीजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये है और वो है, और जमकर ब्रेन वॉश किया। भगवान जाने उन्होंने क्यों किया, पर उन्होंने किया, और वहाँ से मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे, जैसे कहा ना, जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं पहले दिन कोचिंग में जाके बैठा और सब लड़के ऐसे ताव में बैठे हुए, कोई हिंदू लिए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, और हमें तो पूरा 2.5 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऊपर से चला गया कि पता नहीं क्या बता रहा है यार, नेशनल इनकम उनकम कुछ कह तो रहा था ये टीचर। और लड़के फिर क्लास के बाहर निकले और एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ यस वेरी गुड क्लास। तो हमें लगा कि फंस गए। मतलब इतनी बुरी स्थिति में आप थे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक पता ही नहीं था। अच्छा। तो हमें लगा गए, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। ऑप्शन नहीं। ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि सबको बता के आए थे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को ये जीने नहीं देते कि बड़े ताव से गए थे आईएएस की तैयारी करने। तो उसमें मैं पूरे जिले में आपका हाँ, पूरे जिले में इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अवध जो आईएएस बनने गए। अच्छा, बन के ही लौटे। तो उसमें मेरी मदद की हमारे एक टीचर है मिस्टर पीएस रविंद्रन, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा अवध देखो, आईएएस की तैयारी जो होती है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, तैयारी एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा सर ये क्या अलग है। बोला जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उसकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। वो इलाहाबाद में पढ़े, वो दिल्ली में पढ़े, वो लंदन में पढ़े, नहीं हो सकता। तो विस्तार से हाँ, अब पढ़ाई का मतलब यह है कि आपको यह पता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कब हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या क्या डेवलपमेंट्स थे, ये तो पढ़ाई हो गई। उस पढ़ाई से जो एक पिक्चर, जैसे आज उत्तर भारत है, या हम पूरे भारत को ही कह लें, विशेषकर उत्तर भारत, जातिवाद फिर से उभर रहा है, संप्रदायवाद फिर से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में बात होती होगी कि यार ये क्यों हो रहा है। हम तो भारतीय हैं, 1947 में हम भारतीय बन गए, आज़ाद हो गए। अब तो यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, ना दलित है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, बेसिकली सब भारतीय हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 75 साल बाद इस देश में ये कुरीतियां फिर सर उठा रही हैं? क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं बदली। जैसे अमेरिका है, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति ने इकोनॉमी को बदला, और जैसे इकोनॉमी बदलेगी वैसे ही समाज बदलेगा। सोच बदल जाएगी। आप अफगानिस्तान देखिए, वहां की औरतें गुलाम है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। सोशल इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 10th में पिताजी से पूछते थे कि पापा गोवा चले जाए। अब आप प्रेम में पूछ सकते हैं, सम्मान में पूछ सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं पूछ सकते। तो ये जो तैयारी, आईएएस की तैयारी का मतलब होता है एक विजन डेवलप होना, कि उत्तर भारत में अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, औद्योगिक क्रांति। क्या होगा इससे, अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, इकोनॉमी बदलेगी, तो एक नया वर्ग समाज में पैदा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो जाएगा, मिडिल क्लास पैदा हो जाएगा, वर्किंग क्लास पैदा हो जाएगा। तो ये जो नए क्लास पैदा हो जाएंगे ये पुराने क्लास को पीछे कर देंगे। अब क्या होगा, वर्किंग क्लास में तो सभी होंगे ना, तो वर्किंग क्लास का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। अभी क्या है कि अभी ब्राह्मण है, दलित है, मुसलमान है, हिंदू है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। लेकिन जहां औद्योगिक क्रांति हुई वहां एक क्लास होगा वर्किंग, एक क्लास होगा मिडिल, उस मिडिल क्लास में सब होंगे, तो इंटरेस्ट पूरे मिडिल क्लास का होगा, वो मिडिल क्लास एक हो जाएगा। तो आईएएस की तैयारी का मतलब पढ़ाई के ऊपर बना हुआ महल किसका, विजन का, फार साइटेडनेस का। ये है आईएएस की तैयारी, जो मुझे मिस्टर पीएस रविंद्रन ने बताया। ठीक है, तो आपको आईएएस की तरफ एक व्यक्ति लेके गए, ठीक है, बहुत सम्मान के साथ। अगर मैं बात करूं आपके स्कूलिंग डेज की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके स्कूल का नाम भी है, और वहाँ के भी दिन अगर आप याद करें, क्या आप उस समय एक ऐसे छात्र थे जो कि कभी जाएगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, या फिर नहीं भाई साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है? स्कूल में तो मुझे फातिमा इंटर कॉलेज
गोंडा में है और काशी है, मक्का है हमारे लिए वो। तो सेफ्टी के लिए दोनों बोल हाँ, नहीं तो फिर वो चिल्लाएंगे ना कि देखो मौलाना के मुंह से निकल गया मक्का। तो स्कूल में पढ़ने बहुत कम गया। मेरी अटेंडेंस थी 39% 12th में। फादर साइमन मेरी क्लास में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर ओझा, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई फादर? वो इस तरीके से ही बात करते थे। हाँ, मैंने कहा वाई फादर? बोले योर अटेंडेंस इज सिंपली 39%। मैंने कहा ओके फादर, कोई बात नहीं फादर, यूपी बोर्ड का तो भर ही रखा है। तो बोले व्हाट डू यू मीन बाय यूपी बोर्ड? मैंने कहा वो आप जाने दो, आप नहीं समझ पाओगे। 2 दिन बाद अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया। उसका भी इल्जाम मेरे ही ऊपर है। होना भी चाहिए। और उस रजिस्टर को एक ऐसे आदमी ने निकाला था अच्छा, जिसकी इमेज संत की थी हमारे स्कूल में। अभी वो दुबई में है, दानिश भाई, मैं उनको इस चैनल से शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। दानिश फिरोज शमसी, बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे खानदान से बड़े थे, आपसे ही थे। दोस्त थे मेरे। पता नहीं क्यों मेरे साथ रहते थे। आप कह रहे इतने अच्छे व्यक्ति थे तो नहीं, कुछ लोगों के अंदर कुछ बुराइयां नहीं होती, लेकिन वो रहते बुरे लोगों के साथ हैं। तो और भाई हमारा क्या था कि भाई स्कूल के बाहर निकले तो सिगरेट जला ली, ये कर लिया, वो नेक स्कूल के दिनों से सिगरेट पी रहे। लगता कि स्मोकिंग इज इंजूरियस। लिखना पड़ेगा। हमें लगता था एक्चुअली हम भी कहाँ से इंस्पायर्ड थे, दीवार देख के, लावारिस देख के। हमारा भी तो कोई इंस्पिरेशन था बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में दिखाते थे बदमाशों की हाथ थोड़ा तिरछा करके और सिगरेट लेकर और चेन बना रहे। तो वहां से हमें पता चलता था कि बदमाशी का मतलब होता है सिगरेट पीना। तो जब हम स्कूल के बाहर खड़े होकर पीते थे तो हमें लगता कि लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे कि अब दो मतलब बहुत ऐसा प्राउड फील। हाँ, एक मतलब मैच्योर हो गए और बड़े हैं और तोप खान टाइप के आदमी। तो दानिश भाई ने वो रजिस्टर गायब किया। और उस रजिस्टर की कहानी है कि मेरे फादर प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि FIR कराई उन्होंने। मेरी माँ लॉयर, तो उन्होंने कहा यार तुमने लिया है कि नहीं? रजिस्टर के लिए? हाँ, चोरी है ना वो। इसके लिए FIR तक हो गई? FIR हो गई और हमारे कोतवाल सामने में बुलाया और सेम रजिस्टर, हूबहू वही रजिस्टर सामने। बोले ये मिल रजिस्टर, पर जिसने वापस किया वो आपका नाम ले रहा है। मैंने कहा सर पहली बात तो मैं ले ही नहीं गया, और दूसरी बात जो ले गया वो आपको दे गया, आप मेरा नहीं बोले, वो आपका नाम ले रहा है। क्योंकि जिस दिन वो रजिस्टर चोरी हुआ था उसकी शाम को वो जला दिया गया था। तो रजिस्टर वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल से आपकी जीवन की शुरुआत हुई है। तो फिर खैर अब फादर के पास कोई सबूत तो था नहीं, हमने +2 का एग्जाम दिया, बच गए और दोस्तों की वजह से पास भी हो गए। कभी कभी फेल हुए हैं क्या आप स्कूल डेज में? 8th में फेल हुए संस्कृत में। अच्छा, और तो साल खराब हुआ था? नहीं नहीं, 6th वो सेकेंड टर्म एग्जाम होता है उसमें फेल हुए थे। अच्छा, और 12th में कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में। 12th में कंपार्टमेंट? केमिस्ट्री में तो समय खराब किया उसने आपको? थोड़ा सा, 3 महीने बाद कंपार्टमेंट पूरा हुआ तो फिर 12th क्लियर हो गया। तो जो आपने विषय 12th में लिया साइंस, हाँ, अपनी पसंद से लिया कि माता पिता का आशीर्वाद था कि भाई? फिर माता जी का, माता जी। माता जी से कहता था कि मैया मैं साइंस पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे ये इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बहुत, हाँ ये सब नहीं समझ में आते। बोलती थी अरे मेरा सपना है डॉक्टर तुम बनोगे। अब मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ? कितना पेशेंस का काम है डॉक्टर का, वो फोर्क पकड़ के स्किन उठाना। मेरा तो है कि डाल के खोलो पहले, देखो क्या है इसके अंदर। हर आदमी का नेचर ऑफ जॉब है। तो हम इतना थोड़ी देख सकते हैं कि चाकू को भी ऐसे ही हाँ कि अरे भैया, पेन के तरीके से हाँ वो थोड़ी करेंगे। लेकिन वो कहती थी नहीं, ये पेरेंट्स की, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी है कि मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों की भी भावनाओं को रिस्पेक्ट करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुछ चाहते हैं। और आज के ज़माने में, हमारे समय में तो खैर स्कोप कम थे, लेकिन आज तो कितने सारे स्कोप हैं, अनलिमिटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को बच्चों को प्रेशराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके तो पिताजी तो कभी प्रेशर नहीं करते थे? पिताजी का पहले तो नाम लेते हुए आदर के साथ और माताजी का बाद में, फिर कहानी क्या है? मतलब एक अनोखी शख्सियत है वो। अनोखी शख्सियत, क्योंकि मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि शायद भगवान, उनके नाम के साथ। हाँ, श्री माता प्रसाद ओझा जी, हाँ जी। वो मुझे लगता है कि भगवान उनके रूप में आया मुझे, जिसको कहते हैं पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। क्योंकि मारा नहीं उन्होंने मुझे, अच्छा, कभी भी नहीं? कभी नहीं।
किसी बात के लिए नहीं। और जहाँ से आप आते हैं वहाँ पिताजी ऐसे अक्सर होते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे फ्रेंड्स के पिताजी उनसे बोलते थे कि अगर अवध ओझा के साथ देखा अच्छा। तो हम तेरी टांग तोड़ डालेंगे। लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरे वही फ्रेंड्स अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वही पेरेंट्स हैं। हाँ, कि नहीं अवध मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरे पिताजी पहली बात तो मुझे कभी नहीं मारा उन्होंने, और पेशे से पोस्टमास्टर पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए। अच्छा। और वो एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उनकी कोट करूंगा कि गोंडा से लखनऊ की एमएसटी बनती थी 500-550 रुपए की। तो उनका तरीका क्या था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का। तो एमएसटी बनती थी तो 550 में जनरल की एमएसटी, और 50 रुपए में शायद एससी की एमएसटी बनती थी। तो 50 या 100 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने कहा मैंने बनवा ली एससी का एमएसटी, बनवा लिया जुगाड़ उगाड़ लगा के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा 50 रुपए में महीने भर लखनऊ जाएंगे। कहे अच्छा कैसे? तो मैंने कहा वो एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो बोले अच्छा वाह यार, तो 50 रुपए में पूरे महीने जाओगे? मैंने कहा जी पूरे महीने जाएंगे। कहे बहुत अच्छा, इसी को टैलेंट कहते हैं। और तुम यार 50 रुपए के लिए एससी हो गए, तो 50,000 रुपए में तो तुम दलाल हो जाओगे। और इतना कह के वो उठे और चले गए। और मैंने एमएसटी फाड़ी। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ समझाना हो तो ये सब क्या करते हो? बोले यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सुविधा दी गई है किसी समुदाय विशेष को, वो गरीब हैं, वो मेन धारा में नहीं है, तो और तुम्हें जब बेईमानी ही करनी है तो कुछ ऐसा करो कि इतिहास में सिकंदर के बाद बेईमानों में तुम्हारा नाम रहे। जब मैला ही खा रहे हो तो गौरैया के क्यों खा रहे हो, हाथी का खाओ। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही। तो ये शख्सियत है उनकी। और कभी नहीं मैंने कहा ये करना है, नेतागिरी करनी हाँ करो, ठेकेदारी करनी करो, मतलब मैं जो कहता हूँ उनके लिए ब्रह्म वाक्य। कभी आपको रोका नहीं, टोका नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। हमसे वो सिगरेट वाला इंसिडेंट था कि जब वो मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा लेकर आए और कहीं देख लिया उन्होंने दुकान के पीछे खड़े होकर सिगरेट पी, वो लेकर आए आपके लिए? हाँ, मैं दुकान के पीछे कहीं पी रहा था सिगरेट, देख लिया उन्होंने। अब वो देख लिया तो उन्होंने शाम को मुझसे पूछा कि सबसे अच्छी सिगरेट किस ब्रांड की। तो मुझे लगा पिताजी को क्या हो गया यार, सिगरेट पूछ रहे। तो उस जमाने में विल्स अच्छी मानी जाती थी, कैप्स्टन और ये सब होती। तो मैंने उनसे कहा विल्स अच्छी होती। तो वो हाँ जूरियस टू हेल्थ। तो एक गत्ता पूरा और ग्रे कलर का एस्ट्रे लाइटर। और फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि देखो बेटा, दुकान उकान के पीछे चोर लोग खड़े होके पीते हैं, घर में बैठा करो शाही ढंग से। तो उन्होंने कहा तुम जो काम करते हो अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है, ये मैं सबसे कह रहा हूं, आप जो काम करते हैं अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है तो मानी सी बात है कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि जिन खाने पीने के पीछे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और एनर्जी नहीं दिया हुआ है, उनको पीने से आप वाकई में मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपके पिताजी ऐसे हैं कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान मैंने सुना था कि कोई बाहर वाला बिगाड़ दे उससे पहले मैं ही। हाँ मैं बिगाड़ दूं। वो कहते थे कि दुनिया में इंसान को समाज बिगाड़ता ही है। अच्छा। उन्होंने कहा किसी के माँ बाप ने किसी को नहीं बिगाड़ा। एकदम सही बात है। अब मैं देखता हूँ किसी ने घर में सिगरेट पीना नहीं सीखा, किसी ने घर में शराब पीना नहीं सीखा। ठीक है। कुछ अपवाद कम्युनिटीज हैं जो ऐसा करती हैं, पर उनके यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर वैसा है। हमारी तरफ उत्तर भारत में इसके समाज में ऐसा नहीं। मतलब कोई शायद ही रेयर केस में अपने पिता के साथ बैठ के शराब पी ले या बियर पी ले, सिगरेट पी ले। तो वो कहते थे कि समाज का काम है बिगाड़ना, तो जो काम समाज करना चाहता है वो मैं ही कर दूंगा, तो समाज उस काम से वंचित रह जाएगा और फिर तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही ले जाओगे। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त तो नहीं समझ में आती थी उनकी, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये कोई बदला ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता था।